सूचित करना है। कर्नल सोनाराम चौधरी राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन 80 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुआ। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1994 से 99 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे अन्य कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2008 से 2013 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन 93 वर्ष की आयु में 30 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। श्री रवि नायक गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 6 कार्यकाल के लिए गोवा विधानसभा के सदस्य रहे तथा तत्कालीन गोवा, दमन एवं दीव विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने क्रमशः गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। वे गोवा सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। वे गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री रवि नायक का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2025 को गोवा में हुआ। श्री धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी संसदीय समिति के स्थायी सदस्य रहे। श्री धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में 6 दशकों से अधिक अपने उत्कृष्ट करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कला और भारतीय सिनेमा में श्री धर्मेंद्र को विशेष योगदान के लिए 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें फिल्म केयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री धर्मेंद्र का निधन 85 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ। श्री प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री जायसवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री, सांख्यिकी मंत्री के स्वतंत्र प्रभाव तथा गृह राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री प्रकाश जायसवाल का निधन 28 नवंबर 2025 को कानपुर में 81 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। एक मिनट, हमारे खिलाड़ियों को बधाई दे दें। खिलाड़ियों को बधाई दे दें प्लीज। खिलाड़ियों को बधाई दे दें। माननीय सदस्यगण, संपूर्ण देश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला
ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। इसके अतिरिक्त 15 से 26 नवंबर 2025 के दौरान जापान में आयोजित डेफ ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल रिकॉर्ड 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत तथा 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इन युवा खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए ये असाधारण सफलता प्राप्त की है। हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि हमारे एथलीटों की सामूहिक शक्ति, संकल्प और समर्पण को भी दर्शाता है। ये जीत उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। तो देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई आज से और अभी ये लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि 2 मिनट का मौन रखा गया और सीधे लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विंटर सेशन की तस्वीरें, बहस बिल और बड़ी राजनीतिक हलचल, और आज कई सारी चीजें हैं जो देखने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष के बाद भी कई सारे मुद्दे, लोकसभा राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई। कि संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना संबोधन दिया और साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि उनको चिंता है कि इस बार जो सदन चलना है वो सही तरीके से चले। कई सारी बातों का जिक्र भी उन्होंने किया कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी देनी है और इस बार देखना होगा कि शीतकालीन सत्र कैसा रहता है। हालांकि आज पहला ही दिन है और शुरुआत हुई है संसद के शीतकालीन सत्र की। विपक्ष के बाद कई सारे मुद्दे, चाहे वो SIR का मुद्दा हो और या फिर वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हावी रहती है, तो ऐसे में देखना होगा। और इस बार एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर भी जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आमतौर पर विपक्ष यही कहती नजर आती है कि कानून व्यवस्था ठीक से नहीं है और इसीलिए लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं लोगों की। तो देखने वाली बात होगी फिलहाल क्या कुछ इस बार रहने वाला है शीतकालीन सत्र में। क्या वाकई सुचारू रूप से जैसे सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए वैसे चलती हुई नजर आएगी, या फिर विपक्ष लगातार जिस तरीके से हंगामे करता हुआ नजर आता है सत्र के दौरान, उस तरीके से एक बार फिर से आमतौर के जो आपने पहले भी देखे हैं और जो भी सत्र चले अब तक काफी ज्यादा हंगामेदार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल कार्रवाई के दौरान बोल रहे हैं और तो देखिए, SIR समेत कई मुद्दे विपक्ष उठा सकता है। अब राज्यसभा में पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सभापति CP राधाकृष्णन को बधाई दी है। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन चल रहा है। पीएम मोदी ने सभापति CP राधाकृष्णन को बधाई दी। तो संसद सत्र में
से पहले भी मोदी ने संबोधित भी किया और कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। और हर बार जिस तरीके से उनकी तरफ से अपील की जाती है कि सदन का सत्र सुचारू रूप से जैसे चलता है वैसे चलना चाहिए, और अब इस बार देखने वाली बात होगी क्या कुछ रहेगा। हालांकि अभी पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में, आपको बता दें, सभापति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया और आपको बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने मीडिया से 10 मिनट बात की थी और उन्होंने कहा था कि भारत ने ये सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवरी, इसलिए ये सत्र विकसित भारत के प्रयास में और ऊर्जा भरने का अवसर है। और विपक्ष हार नहीं पचा पा रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। शीतकालीन सत्र में इस बार भी हंगामे के आसार देखे जा रहे हैं। फिलहाल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी संबोधित कर रहे हैं और तो विपक्ष पराजय की भाषा से बाहर निकले, ये भी प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, राष्ट्र नीति पर बात होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन से यानी कि आज से हंगामे होने के आसार देखे जा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल एसआईआर, आंतरिक सुरक्षा और कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। तो शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर यानी कि आज से शुरू हो गया है। कई सारी बैठकें सत्र के दौरान देखने को मिलेंगी और हंगामेदार रहने का पूरा असर इस बार सत्र में देखे जा सकते हैं। कई अहम बिल हैं जो पेश होते हुए भी नजर आएंगे। कौन कौन से बिल हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो पीएम मोदी ने राज्यसभा के नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सदन के माध्यम से देश को प्रगति पर ले जाने के लिए जरूरी मुद्दों पर चर्चा और अपना अमूल्य मार्गदर्शन हम सबके लिए है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी, उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया और कुछ शब्द उनकी बातों में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जो सभापति हैं वो एक सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से हैं। पूरा जीवन समाज सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया और समाज सेवा उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्यधारा समाज के लिए रही है। और प्रधानमंत्री ने सीपी राधाकृष्णन के लिए ये भी कहा कि आपका यहाँ तक पहुंचना हम सबका मार्गदर्शन करता है। और साथ ही देखिए, प्रधानमंत्री ने जब मीडिया से मुखातिब होते हुए कई सारी बातों का जिक्र किया, तो ऐसे में प्रियंका गांधी की तरफ से भी ये कहा गया कि मुद्दों पर बात करना, उन्हें उठाना कोई तमाशा नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता। विपक्ष का काम है जब सत्र चले तो उस वक्त मुद्दों को उठाया जाए। यहां पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि मेरी चिंता है कि सदन चलना चाहिए, और इसी पर प्रियंका गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। चुनावी स्थिति महोदय, प्रदूषण जैसे मुद्दे बहुत बड़े हैं
और इन पर चर्चा करना जरूरी है। संसद किस लिए होता है, सत्र किस लिए होता है? सत्र में कोई तमाशा नहीं होता, सत्र में मुद्दे उठाए जाते हैं और मुद्दे उठाना जरूरी होता है। तो कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि सदन में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा था प्रधानमंत्री ने कि सदन में ना हार की बौखलाहट हो, ना विजय का अहंकार हो। ये उनकी तरफ से कहा गया था कि ये सत्र ये जनता के मुद्दों के लिए होता है, जनता के हित के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों की और हित की उनकी बात होनी चाहिए। सुचारू रूप से जैसे सत्र चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक चिंता जाहिर की थी कि इस बार सत्र में कोई ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। तो देखिए, ये बिल हो सकते हैं पेश संसद में, जो कि हम जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल, ये बिल पेश हो सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल, सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल, मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन 131वां संशोधन बिल, ये वो बिल हैं जो पेश हो सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन बिल, इंश्योरेंस लॉ बिल, ये कुछ बिल हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये बिल इस बार शीतकालीन सत्र में पेश हो सकते हैं और इन मुद्दों पर हंगामा, एसआईआर प्रक्रिया, वोट चोरी, दिल्ली ब्लास्ट, वायु प्रदूषण, महंगाई और बेरोजगारी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये बिल हैं जो पेश हो सकते हैं। केंद्रीय उत्पाद बिल, स्वास्थ्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025, ऑटोमेटिक एनर्जी बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल, कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल। तो ये वो बिल हैं जो शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिल, रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कई बात। युवा अवस्था में जब किसी को भी सरल मार्ग से जाने का मन कर जाता है, आपने वो रास्ता नहीं चुना, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। लोकतंत्र पर आए हुए संकट के सामने मुकाबला करने का रास्ता चुना और आपने आपातकाल में एक लोकतंत्र के सिपाही की तरह जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, शासनों की सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, लेकिन जज्बा कुछ और ही था। और वह उस क्षेत्र के सभी उस सब पीढ़ी के नौजवान आज भी इमरजेंसी के खिलाफ की आपकी जो लड़ाई थी, लोकतंत्र के लिए आपका संघर्ष था, उसमें आपने जन जागृति के जो विविध कार्यक्रमों को अपनाया था। लोगों को जिस प्रकार से आप प्रेरित करते थे, वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया, आपने उस जिम्मेवारी को चार चांद लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारत रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, सदन के सामने रखा। ये आपका लंबा अनुभव
सदन में सभापति के रूप में और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह इस सदन के सभी सदस्य इस गौरवपूर्ण पल को जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, वडक्कम, अभिवादन। यह सुखद संयोग है कि लगभग 7.5 दशकों बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो तमिलनाडु में जन्मे, देश के सर्वोच्च पंचायत के उच्च सदन के पहले सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, उन्हीं महान शख्सियत के उत्तराधिकारी के रूप में आज आप उसी महान विरासत और दायित्व को संभाल रहे हैं। आपका नाम भी वही है। कहते हैं आपके जन्म के 1 सप्ताह बाद आदरणीय राधाकृष्णन जी दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने थे और उनके नाम पर आपका नाम रखा गया। आपको बहुत बधाई, आपका हार्दिक स्वागत। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, महान राज्य जिसकी संस्कृति, भाषा, हेरिटेज और कंट्रीब्यूशन पर मुल्क को फक्र है, जहां हजारों वर्ष पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल महान ग्रंथ लिखा। कुरुल 571वें में कहा गया, उसका एसेंस है कि किसी समूह को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रहनुमा नेता की आवश्यकता होती है जो सहानुभूति रखता हो, जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझ सके, उनसे जुड़ सके। यह सहानुभूति नेतृत्व एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है, जहां लोग खुद को मूल्यवान समझते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति है, सकारात्मक माहौल बनाने की प्रबल इच्छा हमने देखी। आपके जीवन, आपसे हुई मुलाकातें, आपके प्रयास काम के आधार पर और इधर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, विधायिकाओं में संविधान दिवस के अवसर पर जो कुछ भी आपने कहा, उससे आपके व्यक्तित्व की 4-5 चीजें बड़ी विलक्षण और अलग मुझे लगती हैं। पहला, डायलॉग में यकीन, डिबेट में यकीन, दूसरे के मत को सुनना और सम्मान देना। दूसरा, कन्विक्शन, 16 वर्ष की उम्र में जो ठीक लगा, जो मार्ग आपको, जो आस्था, जो विचार पसंद आया, उस पर आप चले। इसकी परवाह आपने नहीं की कि उस विचारधारा के समर्थक वहां हैं या नहीं। यह आपके बारे में जानते हुए मुझे महान लिंकन के उस पत्र का स्मरण हुआ जो उन्होंने प्राइमरी स्कूल के उस अध्यापक को लिखा था जहां उनका बच्चा पढ़ता था। उसमें अनेक चीजों के साथ उन्होंने कामना और की थी कि मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले, जब भीड़ कोई और चीज महसूस करती हो और वो अकेला हो, अकेले महसूस करे कि मैं ठीक रास्ते पर हूं, तो उस पर चले। आप में यह गुण हमने पाया। कर्म के स्तर पर हमारे समाज की एक खासियत है। हमारे यहाँ हरिऔध सिंह उपाध्याय एक बड़े कवि हुए, उन्होंने कल्पना की हमारे यहाँ कर्मवीर हों। शब्दवीर बहुत मिलते हैं, आलोचना आसान है पर कर्म करना कठिन। आपने त्रिपुर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने बहुत रचनात्मक और बहुत बेहतर प्रयास किए। साथ ही लोकतंत्र में विधायिका के उसमें आपकी गहरी आस्था हमने देखी। आपसे जो भी मुलाकातें हुई उनके आधार पे कह सकता हूं कि आपका हमेशा एक ही कंसर्न हमने पाया, सदन में श्रेष्ठ संवाद कैसे हो। सभी अपना अपना पक्ष या मत रखें, पर संसदीय मर्यादाओं के तहत। आपके नेतृत्व रहनुमाई में यह उच्च सदन ऐसा ही आदर्श कायम करेगा, यह मेरा यकीन है। सभापति जी, आप जैसा मैंने उल्लेख किया तमिलनाडु से हैं। 10वीं सदी के चोल राजा परांतक पहले के उत्तरू
उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राचीन भारत के ग्राम पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों का विवरण दर्ज है। भारत में कैसे लोकतंत्र की जड़ें हजारों वर्ष